स्वागत है दोस्तों एक्सीलेंट क्लासेस में। एक्सीलेंट क्लासेस की तरफ से मैं हरिओम गुप्ता आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि प्रतिदिन सुबह 7 बजे करंट अफेयर का वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड किया जाता है और उसका पीडीएफ आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी ज्वाइन कर सकते हैं और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप पर पीडीएफ होती है जहां पर आप डाउनलोड कर सकते हैं। और आज हम यहां पर सॉल्व करने जा रहे हैं रेलवे भर्ती बोर्ड का पिछले वर्ष का पेपर। इसको सॉल्व कराने का मेरा एम है कि आपको ये आइडिया लग जाए कि लास्ट ईयर क्वेश्चन आए कैसे थे। यहां पर जिस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, बहुत से क्वेश्चंस का पैटर्न आप समझ लीजिए ताकि आप और जो भी तैयारी करें तो उसको सही तरीके से करें। यहां पर याद रखिए, करेक्ट प्रैक्टिस मेक परफेक्ट। आपको कौन सी प्रैक्टिस करनी है? करेक्ट प्रैक्टिस। और मैं ये अपने अनुभव के आधार पर बता रहा हूं। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो को। तो आज हम यहां पर सॉल्व करने जा रहे हैं रेलवे भर्ती परीक्षा का पिछले वर्ष का प्रश्न पत्र। तो यहां पर हम क्वेश्चन अभी तक हम 53 क्वेश्चन करा चुके हैं। यदि आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आप सेम चैनल पर जाकर इसे देख सकते हैं। और इस प्रकार से प्रतिदिन हमारे चैनल पर एक वीडियो डाला जाता है जिसमें हम रेलवे भर्ती परीक्षा का पिछले वर्ष का प्रश्न पत्र सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर आप यहां पर नए हैं तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और प्रतिदिन 11 बजे इस वीडियो को पाने के लिए आप बेल आइकन दबा लीजिए। तो एक क्वेश्चन है हमारा, प्रिंटर को किसी कोड में क्या लिखा जाता है? आपके सामने ये रहा, मैं आपको सॉल्व कर देता हूं। आपके पास 1 मिनट का समय है, आप स्वयं भी ट्राई करिए। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। तो पी को किससे लिखा जाता है? पी को लिखा जाता है सिंबल से, आर को हैश सिंबल से, आई को @ सिंबल से और एन को स्टार सिंबल से, यहां पर इसको एक्सक्लेमेटरी से और ई को एंड से और आर को हैश से। तो यहां पर सेम चीज को इंटरप्रेटर को हमें लिखना है। तो बहुत ही आसान है। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, आई को किससे लिखा जा रहा है? @ से। तो हमारा आंसर होगा @ सेम आप देखिए, एन को किससे लिख रहे हैं? तो एन को लिख रहे हैं स्टार से। नेक्स्ट टी को किससे लिख रहे हैं? टी को लिख रहे हैं एक्सक्लेमेटरी से, एक्सक्लेमेटरी हो गया। ई को किससे लिख रहे हैं? ई को लिख रहे हैं एंड से। तो यहां पर अब जब आपने 4 निकाल लिए, सारा सॉल्यूशन करने के लिए बिल्कुल भी जरूरत नहीं है क्योंकि इतने से आप करेक्ट ऑप्शन तक पहुंच जाएंगे। इसको कहते हैं स्मार्ट टेक्निक। आपको क्वेश्चन पूरा सॉल्व नहीं करना है, आधे क्वेश्चन सॉल्व करके ही आपको पता चल गया कि हमारा सॉल्यूशन ये है, क्योंकि एक किसी भी ऑप्शन में मैच नहीं कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही हो जाएगा। इसे कहते हैं करेक्ट प्रैक्टिस। आते हैं क्वेश्चन नंबर 55 पर। शिमला समझौता 1972 एग्रीमेंट किनके द्वारा हस्ताक्षर किए गए? तो आपको सबसे पहले तो यह पता होना चाहिए कि शिमला समझौता बेसिकली है क्या। तो 1972 में क्या हुआ था? भारत और पाकिस्तान का युद्ध। और उस समय प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी। तो उस समय यह समझौता हुआ और बेसिकली किसके बीच यहां पर हस्ताक्षर किए गए? तो हस्ताक्षर किए गए इंदिरा गांधी और जेडन भुट्टो के द्वारा। जेडन भुट्टो कौन थे? यहां पर यहीं से आपको मैं बता दूं कि यहां पर जो हमारे सैम मानेकशॉ थे, कौन थे? सैम मानेकशॉ। सैम मानेकशॉ को किसकी पदवी दी गई है? फील्ड मार्शल। अभी तक भारतीय सेना में 2 ही लोग फील्ड मार्शल हुए हैं। कौन कौन? सैम मानेकशॉ और जनरल करियप्पा। तो ये दोनों लोग अभी तक इस पदवी पर हासिल कर चुके हैं। और यहां पर बात की जाए, इंदिरा गांधी और जेडन भुट्टो के बीच समझौता हुआ। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 57 ये रहा। एक क्वेश्चन पिछले वर्ष रेलवे भर्ती परीक्षा में आया था। आपको एक इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको और भी मिल जाएंगे, इसलिए प्रैक्टिस कीजिए और खुद से ट्राई कीजिए क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। आप इसका राइट आंसर कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। विटामिन डी किसके लिए होता है? विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? रिकेट्स रोग में क्या होता है? रिकेट्स रोग में हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, धनुष के जैसे मुड़ जाती हैं। तो हमें विटामिन डी का सोर्स क्या है? विटामिन डी का सबसे अच्छा सोर्स है कॉड लीवर, अर्थात मछली का तेल। साथ साथ आप कमेंट सेक्शन में आंसर देते रहिए क्योंकि आपको मैं किसी भी प्रश्न को पढ़ने के बाद आपको 1 मिनट का समय लगभग यहां पर दे रहा हूं। तो आप क्वेश्चन को पढ़िए, खुद से अटेम्प्ट करिए और फिर मैं जो आंसर आपको बता रहा हूं उसको आप मैच कर लीजिए। ये रही आपकी प्रैक्टिस के लिए बेस्ट सॉल्यूशन। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 8 है। यहां पर एक दुकानदार ने 10 पेंसिल के डिब्बे 100 रुपए में खरीदे। अब 100 रुपए प्रति डिब्बे की दर से खरीदे, जिसमें प्रत्येक डिब्बे में उस 10 पेंसिल हैं। तो यहां पर 10 पेंसिल के डिब्बे कितने में खरीदे? 100 रुपए प्रति डिब्बे। तो टोटल दुकानदार ने कितनी वैल्यू इन्वेस्ट कर दी? 100 गुणा 10। इतने में उसने कितने खरीदे? 10 बॉक्स। अब यहां पर बात की जाए प्रत्येक बॉक्स में कितनी पेंसिल है? तो पेंसिल कितनी हो जाएंगी? 10 × 10, क्योंकि 10 बॉक्स खरीदे और हर में 10 हैं। तो यहां पर कितने रुपए में आई है? 100 गुणा 10। और प्रत्येक पेंसिल में उसे 12% प्रॉफिट पर बेच दिया। तो उसका विक्रय मूल्य कितना होगा? तो सबसे पहले तो आप ये निकालिए कि एक पेंसिल कितने की थी? 100 गुणा 10 डिवाइड बाई 100। तो एक पेंसिल उसे कितने की पड़ी? एक पेंसिल पड़ी उसे 10 रुपए की। ओके, अब यहां पर उसे प्रॉफिट कितना अर्न किया? 12 रुपए, 12%। तो एक पेंसिल पे कितना हुआ?
12%। और किसका? क्रयमूल्य का। तो 10 गुणा 12/100। आपको एक क्वेश्चन खुद से कर लेंगे, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। 1.2, एक पेंसिल पर वह ₹1.20 कमाता है, तो कितना हुआ? 1.2। अब यहां पर टोटल कितना हो जाएगा? 11.2 रुपए की एक पेंसिल बेची, और टोटल पेंसिल कितनी है? 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आंसर कितना आ जाएगा? 1120। कितना आसान है, इस क्वेश्चन को 1 मिनट से कम में हो जाएगा। और इसी प्रकार से हम आगे भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ये रहा आपकी स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित पूर्व प्रधानमंत्रियों में किसका नाम भारतीय करेंसी पर देखा जा सकता है? तो करेंसी पर किसका नाम रहता है? करेंसी पर नाम रहता है आरबीआई के गवर्नर का। आरबीआई का गवर्नर ही करेंसी पर साइन करता है। तो ऐसा व्यक्ति जो आरबीआई का गवर्नर रहा हो, बाद में बन गया हो देश का प्रधानमंत्री। तो अटल बिहारी वाजपेयी तो आरबीआई के गवर्नर नहीं रहे हैं, ना ही इंदिरा गांधी रही हैं। हमारे आरबीआई के गवर्नर रहे हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह। डॉक्टर मनमोहन सिंह से जुड़ी हुई बात बता दूं, 1992 में जब भारतीय अर्थव्यवस्था में गहरे संकट छा गए, तो यहां पर डॉक्टर मनमोहन सिंह ने ही रिकमेंड किया था कि भारतीय अर्थव्यवस्था को बंद अर्थव्यवस्था न करके सभी देशों के निवेश के लिए खोल दिया जाना चाहिए। और यहीं से शुरुआत हुई एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। विदेशी कंपनियां आकर भारत में बिजनेस कर सकती हैं। तभी तक 1992 से पहले भारत में लाइसेंस इतना अलाउ नहीं करता था। 1992 के बाद डॉक्टर मनमोहन सिंह के रिकमेंड पर यह कार्य किया गया। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। स्क्रीन पर आपके ये रहा, किसी कोड में ग्रेड को क्या लिखा जाता है? जे। अब आप यहां पर सबसे पहले क्या करिए, ये देखिए जी, और जी के बाद HI, 2 छोड़कर J, और R को ST को छोड़कर O। मतलब कितना गैप है? हर वर्ड नेक्स्ट वर्ड में 2 का गैप है। ई में 2 का गैप है, आपको यहां पर देख सकते हैं। और यहां पर ये 2 फॉलो अप कर रहे हैं। इसी प्रकार से आप यहां पर राइट आंसर दे सकते हैं। राइट आंसर हम दे सकते हैं, तो आपको जेब्रा का देना है। जेब्रा, जेब्रा। तो जेब्रा का क्या हो जाएगा डियर एस्पायरेंट? जेड को 2 छोड़कर ए और बी छोड़ देंगे, आएगा सी। आप यहां पर बात की जाए नेक्स्ट में, यहां पर है +3, यहां पर है +3, यहां है -3। सिमिलरली ए में ए के साथ, ई के साथ क्या है? ई के साथ 0। ई में कोई भी हम चेंज नहीं कर रहे हैं, मतलब ई का ई है। ए का क्या है? ए में हम कितने ऐड कर रहे हैं जे तक जाने के लिए? 9। इस प्रकार के क्वेश्चन को मैं आपको बता दूं, आप एग्जाम शुरू होने से पहले इस तरह नंबरिंग कर लें, जैसे कि मैंने हर एग्जाम में किया। और आपको पता है, मैंने रेलवे एग्जाम में यहां पर मेरी रैंक फर्स्ट थी, तो आपको कुछ ना कुछ टेक्निक जरूर अपनानी पड़ती है। 1 2 3 4 5 6 इस तरह से आप यहां पर लिख लें, और जो भी एग्जाम आए तो जनरली आप सीधा कैलकुलेशन करके आंसर दे सकते हैं। तो यहां पर आप देखेंगे, पहले में +3, दूसरे में -3, चौथे में 0, तो यहां पर बीच में बी आएगा। बी देखिए सब में है। 0 वाले में तो आपको दिमाग ही नहीं लगाना है। तो यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? यहां पर राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, CBBAR। बिल्कुल क्लियर है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक व्यक्ति एक महिला को उसके चाचा के पिता की बेटे की बेटी बताता है। उसके चाचा के एक भाई है, वह महिला उस पुरुष की क्या है? तो सबसे पहले आपको मैं टेक्निक बताता हूं। एक व्यक्ति है जो फादर के फॉर्म में, क्यों है? क्योंकि एक व्यक्ति अपनी महिला को उसके चाचा के पिता कौन हो गए? स्वयं फादर। चाचा के पिता की बेटी बताता है। तो सबसे पहले बेटी को माइनस से दिखाइए, फादर को प्लस दिखाइए, और फिर बेटी की बेटी किससे हो जाएगी हमारी? माइनस में। और यहां पर राइट आंसर क्या आ जाएगा हमारा? चाचा क्या होंगे? चाचा प्लस में आएंगे। और इस प्रकार से द लेडी क्या होगी? राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा यहां पर? ऑप्शन नंबर सी, बहन। क्योंकि ये दोनों क्या आ रहे हैं? पैरेलल में। जब कभी भी पैरेलल में संबंध पूछा जाए, पैरेलल में होते हैं भाई बहन। और यहां पर अगर पूछा जाए कि एक हायरार्ची, फादर से बेटे नीचे आएंगे, उससे नीचे उसके बेटे आएंगे, और अगर इक्वल है तो ये भाई बहन होंगे। तो बहुत ही बेसिक तरीका है इन क्वेश्चंस को करने का। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 64 आपकी स्क्रीन पर ये लिखा, निम्नलिखित में से एक टूटा हुआ तारा को कहना क्या उपयुक्त है? टूटे हुए तारे को हम क्या कह सकते हैं? तो टूटा हुआ तारा क्या होता है, आपको मैं पूरी फिजिक्स समझाता हूं कि आप जैसे अर्थ पर हैं, हमारी जो पृथ्वी है, पृथ्वी से जब कभी भी कोई भी अवशेष या फ्रेगमेंट टूटकर बाहर जाता है, तो किसी ना किसी, मान के चलिए मून है, मून पर ये जाता है। मून पर आपने क्रेटर्स देखे होंगे, मून की सतह पर आपने क्रेटर्स देखे होंगे। ये क्रेटर्स कैसे बनते हैं? जब कोई भी उल्कापिंड इसकी सतह पर गिरता है तो यहां पर गड्ढे पड़ जाते हैं, और यही कारण है कि वहां पर अंश और अवशेष नामक चीजें होती हैं। तो यहां पर राइट आंसर क्या होगा? टूटा हुआ तारा क्या होता है? किसी तारे का टूटा हुआ हिस्सा या उसका अवशेष। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 65, उस विकल्प का चयन करना है जो नीचे दिए गए युग्म से
अधिकतम संबंध दर्शाता है। तो न्यूनतम का अधिकतम से है, मतलब एक है मिनिमम और दूसरा है मैक्सिमम। तो यहां पर क्या है, दोनों अपोजिट अपोजिट है, तो हमें राइट आंसर यहां पर बताना है। और एक सबसे कम वाला पहले है और बाद वाला दूसरा है। तो यहां पर राइट आंसर हमें बताना है। तो यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, खुश का प्रसन्न पहले का, दूसरा दुखी का क्रोधित। जल्दी से आप राइट आंसर इसका कमेंट सेक्शन में दे दीजिए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, पहले नेगेटिव, पहले खराब फिर अच्छा, क्योंकि न्यूनतम क्या है, अधिकतम ए। इसका मैं आपको समझा दूं कि खुश और प्रसन्न क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि पहले न्यूनतम है, पहले न्यूनतम है, इसलिए पहले खराब आएगा। ओके, ऐसा क्वेश्चन बहुत ही बार बार पूछा जाता है। ऐसे क्वेश्चन क्या कहलाते हैं, एनालॉजी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 66 आपकी स्क्रीन पर रहा। एक क्वेश्चन आप स्वयं से अटेम्प्ट करिए, मैं आपको आधे मिनट का समय दे रहा हूं। यह क्वेश्चन ऐसा है कि अगर आपको आता होगा तो देखते ही आप राइट आंसर दे देंगे। जल्दी से राइट आंसर आपका इसका कमेंट सेक्शन में दे दीजिए। अब 5 से 10 रुपए के सिक्के किससे बनाए जाते हैं, हमें उस मेटल का नाम बताना है। और यह क्वेश्चन आरआरबी के क्वेश्चन पेपर से लिया गया है। तो राइट आंसर आपको क्या देना है, राइट आंसर है यहां पर तांबे और निकल का मिश्र धातु। जो लोग भी ऑप्शन नंबर सी दे रहे हैं बिल्कुल सही है। तांबे और निकल के मिश्र धातु से क्या बनाए जाते हैं, वर्तमान समय में कॉइन्स। तो राइट आंसर है यहां पर ऑप्शन नंबर सी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 67, मोबाइल फोन का उपयोग करके धन स्थानांतरण करने की क्रिया को क्या कहा जाता है। मोबाइल फोन का प्रयोग करके हम अगर अपना मनी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफर कर रहे हैं तो क्या होगा, तो बेसिकली वहां पर हम किसके द्वारा करेंगे, मनी ट्रांसफर बाय यूजिंग मोबाइल फोन इज कॉल्ड। जल्दी से आप राइट आंसर इसका कमेंट सेक्शन में दे दीजिए। जो लोग भी यहां पर ऑप्शन नंबर सी दे रहे हैं बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी का मैं आपको बता दूं, आईएमपीएस का फुल फॉर्म, आईएमपीएस का पूरा नाम होता है इमीडिएट पेमेंट सर्विस इन इंस्टेंट पेमेंट। तो ये है इंस्टेंट पेमेंट, मतलब अर्थात आप जैसे ही पेमेंट करेंगे सामने वाले के अकाउंट में तुरंत पहुंच जाएगा, इमीडिएट प्रोसेसिंग होती है इसमें। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आईएमपीएस। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 70 आपकी स्क्रीन पर ये रहा, वायु गुणवत्ता सूचकांक, एयर क्वालिटी इंडेक्स। आपको मैं यहां पर अंडरलाइन कर देता हूं, जो यहां पर की फैक्टर है आप तुरंत अंडरलाइन कीजिए। वायु गुणवत्ता सूचकांक किसके बीच में वायु प्रदूषण के स्तर को मध्यम माना जाता है। तो यहां पर आपको, यहां पर मैं 30 सेकंड दे रहा हूं, आप राइट आंसर कमेंट सेक्शन में दे दीजिए। आपको मैं एक थोड़ा सा बताना चाहता हूं कि एक इंडेक्स है, जैसे कि भारत में दिल्ली की वायु बहुत ज्यादा प्रदूषित है। ऐसा कारण क्या है कि दिल्ली में बहुत सारी इंडस्ट्रियां इससे पहले वहां लगी हुई थी, और मेन बात है दिल्ली में जो वहां के फॉरेस्ट थे, वहां की ग्रीनरीज थी, वहां की इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ने पूरी तरह बर्बाद कर दी है। तो यहां पर वायु की गुणवत्ता सूचकांक होनी चाहिए मध्यम स्तर के लिए 151 से 200 के बीच। एक क्वेश्चन आपको मैं और भी बता दूं, अगर 0 से 50 के बीच है इंडेक्स तो ये होगा बहुत अच्छा, इसको कहते हैं गुड, ग्रीन। और यहां से अगर 50 से 100 के बीच में है तो इसे कहेंगे मॉडरेट, मॉडरेट इसे दिखाएंगे येलो कलर से। और अगर यहां पर 100 से 150 के बीच में है, 100 से 150 के बीच में है तो होगा अनहेल्दी। और यहां पर अगर बात की जाए 150 से 200 के बीच में तो एक आएगा वायु प्रदूषण, पॉल्यूशन में आएगा। और एक कौन सा पॉल्यूशन, मीडियम लेवल पॉल्यूशन। तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 71 है हमारा, 280 तथा 144 का HCF ज्ञात करना है। तो HCF तो आप जानते ही हैं कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करनी है जो इन दोनों से डिवाइड हो जाए, 144 और 280। आपको सबसे पहले मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताऊं कि आपको सबसे पहले क्या करना होता है, ऐसी संख्या सोच लेनी पड़ती है जिसका डिवीजन दोनों में हो जाए। तो अब 4 है लास्ट में 4 है, और संख्या है हमारी 280 और 144। तो यहां पर हम अगर यहां पर इनके फ्रैक्शन कर लें तो फ्रैक्शन कैसे आएंगे, फ्रैक्शन की बात करें तो फ्रैक्शन आएंगे 2 की घात 4 अर्थात 16 इंटू 9 मतलब 3 की पावर 2। आपको मैं 30 सेकंड दे रहा हूं, आप खुद से भी क्वेश्चन सॉल्व करिए इसको। 2 की पावर 3 इंटू 5 इंटू 7। अब यहां पर आपने यहां जब फ्रैक्शन कर लिए तो मैक्सिमम फ्रैक्शन कौन से कॉमन है, 2 की पावर 3 यहां पर कॉमन आ रहा है। एक और शॉर्ट ट्रिक बताऊं, आप सबसे बड़े ऑप्शन को ट्राई करिए दोनों में डिवाइड करके। अगर सबसे बड़े ऑप्शन का भाग दोनों में चला जा रहा है तो वो आंसर हो जाएगा, अगर सबसे बड़े में नहीं जाता तो फिर दूसरे को ट्राई कर लीजिए। यहां पर हमारा सबसे बड़ा वाला ही आंसर है, तो ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही हो जाएगा। ये रहा आपकी स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन, समान आंख की स्पष्ट दृष्टि के लिए न्यूनतम दूरी कितनी होती है। तो आपको मैं सबसे पहले बता दूं कि हमारी आंख से कोई भी बॉडी तब देखी जा सकती है जब वह एटलीस्ट मिनिमम डिस्टेंस पे हो, मिनिमम डिस्टेंस। और कुछ लोगों की दूर की नजर कमजोर हो जाती है तो उसमें होता है निकट दृष्टि दोष, उल्टा होता है यहां पर। और अगर यहां पर
पास की दृष्टि कमजोर है तो उसे कहते हैं दूरदृष्टि दोष। और यहां पर बात कर रहे हैं मिनिमम डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए, तो वो होनी चाहिए 25 सेंटीमीटर। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। आप इसका कमेंट सेक्शन में जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर सी दिया है बिल्कुल सही है, इसी प्रकार से प्रैक्टिस करते रहिए। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 75 आपके स्क्रीन पर ये रहा। दिए गए भिन्नों को कौन सा आरोही क्रम में व्यवस्थित है। अब आपको बताना है बढ़ते हुए क्रम में। आरोही का मतलब क्या होता है, असेंडिंग, चढ़ता हुआ, जैसे सीढ़ियां चढ़ते हैं ना, बढ़ते हुए क्रम में, इसी प्रकार इसे कहते हैं आरोही क्रम। तो यहां पर हमें सबसे पहले क्या करना है, इनको सॉल्व आउट करना है। तो अगर आप बात की जाए सबसे पहले हम ट्राई करेंगे अपना ऑप्शन नंबर सी। ऐसा क्यों, क्योंकि मैंने यहां पर सबसे मिनिमम वैल्यू को सबसे पहले शॉर्टलिस्ट कर लिया है। तो यहां पर अगर बात की जाए इसको सॉल्व करने के लिए आपको मैं एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूं। इन सभी का एलसीएम आपको सोच लेना है। तो इन सभी का एलसीएम क्या हो जाएगा 60। तो यहां पर अगर देखिए 60/2 इक्वल टू हाउ मच 30/60। यहां पर कितना हो जाएगा 60 हम यहां पर लिख देंगे। तो यहां पर कितना है 2, तो यहां पर कितने बार डिवाइड जाएगा 40। यहां पर 60 तो यहां पर 45 और यहां पर 60 तो यहां 48। तो ये क्या है संख्या, बढ़ते हुए क्रम में, चढ़ते हुए क्रम में है। तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसमें आपको सबसे पहले एलसीएम मान लेना है, फिर अंश को व्यवस्थित कर लेना है। ये रहा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 79। भारत का संविधान दिवस कॉन्स्टिट्यूशन डे कब मनाया जाता है। तो भारत का संविधान दिवस यहां पर आपको बताना है कॉन्स्टिट्यूशन डे ऑफ इंडिया कब मनाया जाता है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, 30 सेकंड है आपके पास। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, मोस्ट रिपीटिंग क्वेश्चन है, आने वाले एग्जाम में आपको मिल जाएगा। तो जो लोग यहां पर राइट आंसर दें जल्दी से कमेंट सेक्शन में दे दीजिए। मैं आपको 30 सेकंड दे रहा हूं। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन, आसान सा क्वेश्चन, मोस्ट रिपीटिंग क्वेश्चन। तो इसका राइट आंसर है 26 नवंबर। जो लोग ऑप्शन में 26 नवंबर दे रहे हैं बिल्कुल सही है। यहां पर हम बात कर रहे हैं, हम लाइव टेस्ट कंडक्ट कर रहे हैं रेलवे भर्ती परीक्षा का। पिछले वर्ष में जिस प्रकार के रेलवे के क्वेश्चन आए थे हम उनकी यहां पर करेक्ट प्रैक्टिस कर रहे हैं, एग्जैक्टली वही प्रैक्टिस कर रहे हैं जो हमें एग्जाम में परफॉर्म करना है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। Q इक्वल टू 10, Q की वैल्यू कितनी है 10, फैक्स की वैल्यू कितनी है 50। हमें बतानी है जीरोक्स की वैल्यू कितनी होगी। आपको मैं 30 सेकंड दे रहा हूं, आप जल्दी से सॉल्व कर लीजिए। बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। जल्दी से इसका राइट आंसर आप कमेंट सेक्शन में दे दीजिए। तो मैं आपको बताऊं Q इक्वल टू 10, फैक्स इक्वल टू 50। तो यहां पर ऐसे आप सॉल्व करिए, A B C D E F G H I। यहां पर इस तरह से हम सॉल्व करेंगे। तो यहां पर सबसे पहले अगर बात की जाए, यहां पर इनके सबसे पहले हम नंबर लिख लेंगे। तो Q की वैल्यू कैसी है, Q है 10 फ्रॉम बॉटम, और फैक्स की बात करें 10 फ्रॉम बॉटम। जब आप यहां से काउंटिंग शुरू करेंगे तो आप 10th पोजीशन पर पहुंचेंगे Q पर। तो यहां पर अगर बात की जाए Q की वैल्यू है 10 और फैक्स की वैल्यू क्या है बॉटम से अगर आप कैलकुलेट करोगे, तो यहां पर अगर बात की जाए नीचे से हम काउंट करेंगे तो F हमें कितने नंबर पर मिलेगा 21वें नंबर पर, और एक किस नंबर पर मिलेगा, ए की वैल्यू बात की जाए ए मिलेगा 26वें नंबर पर, क्योंकि वर्णमाला में 26 होते हैं और हम पहले की बात कर रहे हैं। और एक्स कौन सी पोजीशन पर मिलेगा, तो यहां पर 26 25 24 एक्स मिलेगा हमें। यहां पर उल्टा काउंट कर रहे हैं 1 2 3, एक्स मिलेगा 3वें नंबर पर। तो हम इनको तीनों को ऐड कर देंगे तो सॉल्यूशन आएगा 50। इसी तरह से आपको जीरोक्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो जीरोक्स में आप देखें, जीरोक्स में 3 प्लस यहां पर बात करें 20 प्लस सेम तरीके से आप करें 22, ई की वैल्यू 22, फिर 9, फिर यहां पर हम कैलकुलेट करेंगे 12, फिर कैलकुलेट करेंगे 3। तो जब आप इनको हम ऐड कर देंगे, तीनों को ऐड कर देंगे, तो ऐड करने पर समेशन कितना आएगा हमारा, समेशन आएगा 49। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 49। कितना आसान सा क्वेश्चन है, हम यहां पर सिंपली यहां पर सॉल्व कर सकते हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 83, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है। अब आपको पता है कि लोकसभा का चुनाव तो हम डायरेक्ट वोटिंग करते हैं, जो हमारे सांसद होते हैं लोकसभा के लिए हम भेजते हैं, राज्यसभा सांसद होते हैं। राज्यसभा का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है, लोकसभा का तो हम लोग डायरेक्टली करते हैं। तो यहां पर बताना है राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किस प्रकार से होता है। तो यहां पर राइट आंसर क्या है हमारा, ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही है। जो लोग राज्यसभा में जाते हैं, राज्य की विधानसभाओं के सदस्य होते हैं, जो हमारे एमएलए एमएलसी होते हैं, वो बेसिकली क्या बनते हैं, राज्यसभा के सदस्य। हम एक प्रत्यक्ष रूप से इन्हें नहीं चुनते हैं, हम अपने विधानसभा के सदस्य चुनते हैं, अपने एमएलए चुनते हैं। आपको बहुत ही क्लियर तरीके से बता दूं मैं, जो हमारी राज्यों के विधानसभा के सदस्य होते हैं, जिनको बोलते हैं एमएलए विधायक,
वो हम डायरेक्टली वोटिंग के द्वारा चुनते हैं, और जो एमएलए चुनते हैं उन्हीं से बनते हैं हमारे मुख्यमंत्री। और अगर बात करिए लोकसभा में, तो लोकसभा के लिए हम क्या चुनते हैं, लोकसभा के लिए चुनते हैं हम लोकसभा के सांसद, और लोकसभा के सांसद से ही हमारे बनते हैं प्राइम मिनिस्टर। अब यहां पर ये दोनों क्या होते हैं, निम्न सदन, निचले सदन होते हैं। और अगर बात की जाए उच्च सदन की, तो उच्च सदन क्या होता है हमारा, राज्यसभा। राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है, 6 साल। और एक बात और बता दूं, यहां के जो 1/3 मेंबर हैं हर साल 2 साल में रिटायर्ड हो जाते हैं। और ये अपॉइंट कहां से होते हैं, तो ये अपॉइंट होते हैं राज्यों की विधानसभा से। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 85 है। 2 अंकों की संख्या का योग है 9। आप ऐसे मान लीजिए एक्स वाई जो 2 अंकों की संख्या है, इसको अगर एक्स और वाई को जोड़ दिया जाए तो 9 होता है। दहाई के अंक से इकाई का अंक घटाने पर अंतर मिलता है। दहाई का अंक क्या है, x, और इकाई का अंक है y, घटाने पर 1 मिलता है। तो 2 अंक वाली संख्या ज्ञात करिए। देखिए मैंने आपको 2 समीकरण बना दिए हैं, अब आप इनको सॉल्व कर लीजिए। तो 2x = 10, x = हाउ मच, 5। अब आपको इकाई का अंक मिल गया है, दहाई का अंक निकालने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ऑप्शन में सिर्फ एक ही है जिसके ऑप्शन में 5 है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 45 यहां पर सही हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 86 है। यहां पर एक वर्गाकार भूमि के एक और 100 पौधे लगे हुए हैं। यहां पर एक लगे हुए हैं। यहां पर अगर बात की जाए, एक वर्गाकार भूमि है, स्क्वायर भूमि है, ये रही आपकी स्क्वायर भूमि। इसके एक तरफ 100 पौधे लगे हुए हैं। वर्गाकार भूमि के चारों तरफ से आच्छादित करने के लिए कितने पौधों की आवश्यकता हमें होगी। तो एक बात करें कि यहां पर एक तरफ से तो 100 पौधे लगे हैं, लेकिन कॉर्नर तो कॉमन होंगे ना, कॉर्नर तो कॉमन होंगे। तो कॉर्नर में यहां पर टोटल संख्या कितनी हो जाएगी, जब हम यहां पर कॉर्नर की घटा देंगे तो 4 कॉर्नर के चारों पौधे कॉमन होंगे। तो दिस विल बी 396, ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही हो जाएगा। यह था हमारा आज का रेलवे भर्ती बोर्ड का पिछले वर्ष का पेपर। आप कमेंट सेक्शन में बताइए आपने कितना स्कोर किया। प्रतिदिन इस प्रकार के वीडियो को पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, और एक लाइक जरूर किया करिए, ताकि इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। Thank you for watching. Have a awesome day.